हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 26 अक्टूबर और शुरू करते हैं लेट्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारे कई दिनों से करंट अफेयर की वीडियो पब्लिश नहीं हो पाई दिवाली की वजह से, तो आज हम जितनी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इस वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। हमारी पहली न्यूज़ डर्टी बॉम्ब को लेकर है। दरअसल रशिया ने यूक्रेन पर एक इल्ज़ाम लगाया है। उसका कहना ऐसा है कि जो यूक्रेन है वो डर्टी बॉम्ब बनाने का ट्राई कर रहा है और वो रशिया के अगेंस्ट यूज़ करेगा। सो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये डर्टी बॉम्ब क्या है। देखिए, डर्टी बम किसी टाइप का एटॉमिक बम नहीं है। एटॉम बम वो होता है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, इससे एक एक न्यूक्लियर चेन बनती है और पूरी सिटी को वो खत्म कर देती है। इतना पावरफुल होता है न्यूक्लियर बम। बट इस डर्टी बम में क्या होता है कि जो आपका रेगुलर बम होता है, जो ट्रेडिशनल बम होता है, जो सपोज करो डायनामाइट, तो इस डायनामाइट के साथ अगर आप किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करें, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी रिफाइन नहीं होगा जो न्यूक्लियर बम में यूज होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब जो आपके हॉस्पिटल से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो आपका रिमेन्स निकलते हैं, अगर हम उसको किसी प्रकार से डायनामाइट पे यूज करके फेंकें तो वो डर्टी बम का काम करता है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि एक ब्लास्ट होगा पर उसके साथ में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे जो शायद नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर इसका अभी तक क्लियर नहीं, क्योंकि डर्टी बम का अभी स्पेसिफिकली कहीं यूज हुआ नहीं है। ट्राई कई जगह हुआ है पर अभी तक ऐसा पर से यूज नहीं हुआ है। सो इसी बात को लेकर रशिया यूक्रेन पर इल्जाम लगा रहा है। और डर्टी बम को क्या कहा जाता है? रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस, आरडीडी। अभी हमने देखा है डर्टी बम होता क्या है। इसका एम ये होता है कि जो ब्लास्ट तो ठीक है, डायनामाइट से ब्लास्ट हो गया, पर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको स्प्लिट करना, ताकि उससे आसपास का एरिया और जो भी लोग आसपास जो है, सपोज को एक या दो बिल्डिंग्स होगी, वहां पर ये जो बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज है, उनको कंटामिनेट करना, उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल से आपको इन्फेक्ट करना। तो वो एक नुकसान हो सकता है, पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा खतरनाक नहीं है। इसमें मटेरियल कौन-कौन से यूज़ होते हैं? एक तो सीज़ियम 137 और जितने भी डायनामाइट जो आरडीएक्स होते हैं एक्सप्लोसिव, वो यूज़ होता है और कुछ कोबाल्ट यूज़ होता है, कोबाल्ट 60। तो ये हमने डर्टी बॉम्ब के बारे में जाना कि यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि न्यूज़ में है कि डर्टी बॉम्ब होता क्या है? क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब है? और न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो उससे ये अलग कैसे है? ठीक है, अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। हमारी अगली न्यूज़ इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को लेकर है। दरअसल ये इसरो का सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है, LVM-3, जो कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो इसमें खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि जो LVM-3 है, ये हमारा इसरो का सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है। ये कितने पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है? ये 8000 का जो पेलोड होगा वो लेके जाने में सक्षम है। तो इस व्हीकल का नाम क्या है? GSLV मार्क 3। ठीक है, और अभी जो ये पेलोड्स लेके गया है, ये कहाँ पर लेके गया है? लो अर्थ ऑर्बिट, LEO पे लेके गया है, जो अर्थ से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जो 36 सैटेलाइट लेके गया है LVM-3, ये किसके हैं? ये यूके बेस्ड वनवेब सैटेलाइट के हैं। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो लो अर्थ ऑर्बिट पे जिनको प्लेस करना है। अभी जो इसका वेट था वो 5796 केजी था, पर इस रॉकेट की जो कैपेसिटी है वो 8000 केजी की है, इसकी कैपेसिटी। और LVM-3 की खास बात ये है कि इसरो की जो कमर्शियल आर्म है NSAIL, उसने फर्स्ट टाइम अपना कोई कमर्शियल लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया को इससे एक रेपुटेशन मिलेगी, इससे और ज़्यादा इंडिया के पास में कस्टमर आएंगे जिनको अपने सैटेलाइट एलियो में या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करवाने होंगे जिनको अपने सैटेलाइट। हमारे इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है। अगर हम LVM-3 की बात करें, सो जो LVM-3 मार्क 2 है, इसे पहले GSLV मार्क 3 बोला जाता था और ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इसमें एक एक लिक्विड स्टेज होता है और एक C-5 क्रायोजेनिक स्टेज होता है। और ये वन ऑफ द हेवीएस्ट सैटेलाइट है जो कि 8000 केजी के पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है। अभी जो रॉकेट है वो 4000 केजी तक को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जा सकता है और 8000 केजीज को वो एलियो तक ले जाने में सक्षम है। ये बेसिक जानकारी थी LVM-3 के बारे में। हमारी अगली न्यूज़ है कामिकाज़ ड्रोन को लेकर। दरअसल ये जो ड्रोन है वो ईरान का है, पर इसका यूज़ कौन कर रहा है? रशिया। किसके अगेंस्ट? यूक्रेन के अगेंस्ट। अभी हाल ही में खबर आई थी कि कीव है, जो यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ पर एक बिल्डिंग में हमला हुआ और कई जानें भी गईं, पर ये बहुत ही बड़े लेवल पर अटैक था। ठीक है, पूरी-पूरी बिल्डिंग इससे नष्ट हुई। पर सबको आश्चर्य तब लगा जब इसमें पता चला कि ये जो इसमें जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया था, वो ड्रोन ईरान से लाया गया था। मतलब आप इमेजिन करिए कि रशिया विश्व का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस का, आर्म्स का, बट वो किसका यूज़ कर रहा है? ईरान के ड्रोन्स का। इससे पता चलता है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो कितने खतरनाक हैं। इन ड्रोन्स के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये एक स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, मतलब ये ड्रोन्स हैं और इनमें एक्सप्लोसिव लगा होता है जो डायरेक्टली किसी टैंक या फिर ग्रुप में अटैक करते हैं। इन्हें स्ट्राइक ड्रोन्स बोला जाता है। स्ट्राइक ड्रोन्स क्यों? क्योंकि ये सीधे जाके अपने टारगेट को हिट कर देते हैं, मतलब ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, तो जो भी टारगेट होता है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसीलिए इसे स्ट्राइक ड्रोन्स कहा जाता है। और इसके कुछ फीचर्स हैं, लाइट वेट है,
ठीक है, मतलब 5.5 पाउंड का ये है, इसलिए इसको वॉर लाइक सिचुएशन में काफी हैंडी हैंडी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसको डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि राडार को भी चकमा दे सकता है, और अगर आपने कोई कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया और उसको प्रोग्राम कर दिया कि आपको इस पर्टिकुलर व्यक्ति या इस पर्टिकुलर एंटिटी को टारगेट करना है, तो वो जाके सीधे वहां पे टारगेट कर देगा। इसके लिए किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन का यूज करके भी टारगेट कर सकता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये उसके ब्लास्ट रेडियस को भी एडजस्ट कर सकता है। सपोज करो आप किसी व्हीकल को आइडेंटिफाई करते हो कि इसको अटैक करना है, पर आपको लगता है कि नहीं, पूरी व्हीकल में और भी दूसरे लोग हैं जिनको मारना नहीं है, सिर्फ ड्राइवर को मारना है, तो ये जो ड्रोन है वो सिर्फ ड्राइवर को अटैक करेगा, मतलब उसके रेडियस को ही कंट्रोल कर सकते हैं ये। इसलिए ये जो कामिकाज़ ड्रोन है इतना खतरनाक है। और इसमें स्विच ब्लेड लगा हुआ है। स्विच ब्लेड मतलब कि इसकी जो विंग्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं, तो उसको कैरी करना आसान रहता है। और अभी ये फिलहाल रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान, तुर्की के पास ये कामिकाज़ ड्रोन है। मतलब कामिकाज़ ड्रोन वैसे ईरान का शाहिद नाम से है, बट इन देशों में या कामिकाज़ ड्रोन है, और कुछ में जैसे ईरान, ये इजराइल हो गया, इसके पास में इसका वर्जन है, इसने ईरान से लिया नहीं है। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि पर्टिकुलर ये कामिकाज़ ड्रोन है वो किस कंट्री का है, और इसके कुछ विशेषताएं पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ लोथल को लेकर है। आपको पता है कि लोथल हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट साइट है। मतलब लोथल एक ओल्डेस्ट डॉकयार्ड आप जिसको बोल सकते हैं। डॉकयार्ड ऐसी जगह है जहाँ पर जो हमारे शिप होते हैं, मेरीटाइम शिप होते हैं, इनका रिपेयर किया जाता है, इनको डॉक किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो लोथल को ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक लोथा पोर्ट सिटी था। सो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण हो रहा है उसके उसके कंस्ट्रक्शन को रिव्यू करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। सो हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है। लोथल का आपको पता है कि ये सदर्न मोस्ट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो गुजरात में पड़ती है, और ये पोर्ट सिटी है, और ये लगभग 4200 साल पहले की है, मतलब 2200 बीसी, मतलब काफी पुरानी मान सकते हैं इसे। और लोथल जो है वो ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हुआ था, जो बीड्स में, जव्स में, ऑर्नामेंट्स में ट्रेड होता था जहां पर वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सिटी थी और एक पोर्ट सिटी भी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे पता चला कि ये डॉकयार्ड ही था। तो क्या हुआ था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, उसने ये डिस्कवर किया था कि कुछ मरीन माइक्रोफोसिल्स होते हैं और कुछ सॉल्ट जिप्सम क्रिस्टल थे जो साइट में हमें मिले थे, इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डॉकयार्ड था। और ये 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी नॉमिनेट हुआ था, पर फिलहाल अभी ये टेंटेटिव लिस्ट में है, पेंडिंग है। अभी जानते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स क्या है। इसका प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ था मार्च 2022 में। तो इसमें कई सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लोथल को एक मिनी रिक्रिएशन दिया जाएगा, एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जिसमें आपको वर्चुअली दिखाया जाएगा कि लोथल कैसी सिटी थी, लोथल में क्या होता था। इसमें कुछ थीम पार्क बनाए जा रहे हैं, मेरीटाइम, नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क, इस टाइप से। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइट हाउस म्यूजियम बनेगा। तो इस लाइट हाउस की मदद से आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन से अभी तक के पूरे जो हेरिटेज है वो आपको दिखाया जाएगा इस म्यूजियम के थ्रू। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज है स्वदेश दर्शन 2 को लेकर है। दर्शन का 2.0 वर्जन लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें 15 स्टेट से कुछ साइट्स को चुना जाएगा। फिर वहां पर ये थीम वाइज जो टूरिस्ट सर्किट है उसे लोगों के लिए ओपन किया जाएगा। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 का? एक तो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट डेवलप करना, और साथ ही साथ इससे क्या होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सो लोकल इकोनॉमिक्स बूस्ट होगी, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आएगा, हॉस्पिटलिटी बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी। सो ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। तो जो एक्चुअल स्वदेश दर्शन स्कीम थी वो कब लॉन्च हुई थी? 2014-15 में। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करना था। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो दिया जाता है ताकि वो थीम बेस्ड जो टूरिस्ट सर्किट है, जैसे अंबेडकर सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, उन्हें डेवलप किया जा सके। इसका फीचर्स क्या है? ये 100% सेंट्रली फंडेड है, मतलब केंद्र सरकार इसकी 100% इसको पूरा फंड करेगी। तो जो भी इसमें प्रोजेक्ट बनाना होंगे लॉजिस्टिक को लेके या फिर किसी और तरीके का कोई प्रोजेक्ट है, तो आपको पूरा जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। इसमें एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होगी, तो उसके चेयरमैन कौन होंगे? मिनिस्टर टूरिज्म के जो मिनिस्टर होंगे वो चेयरमैन होंगे, जो इस पूरे मिशन का ऑब्जेक्टिव और विजन को मॉनिटर करेंगे। कुछ सर्किट्स हैं जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है, अंबेडकर सर्किट है, नॉर्थ ईस्ट का टूरिस्ट सर्कल है, फिर राम सर्किट है। ऐसे कई सारे सर्किट्स हैं जिसको इन्हें स्वदेशी दर्शन 2.0 में दिखाया जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारी वल्चर्स को लेकर है। दरअसल हमारा जो सेंट्रल जो केंद्र सरकार है उसने एक प्लान लॉन्च किया था, नेशनल कंजर्वेशन प्लान फॉर वल्चर 2020-25। इसमें क्या था, जो कल्चर्स हैं जिनको क्रिटिकली इंडेंजर है उनको उनको प्रोटेक्ट करना ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते तमिलनाडु सरकार ने भी एक कमेटी सेट करी, जिसमें उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने का बोला है कि कैसे हम जो वल्चर्स है उनको कंजर्व कर सके। तो हमारे देश में कुल 9 वल्चर्स मिलते हैं, जिसमें से 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जैसे कि व्हाइट बैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स और रेड हेडेड वल्चर्स। ये
जो 4 वल्चर हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर है। तो यूपीएससी हमसे पूछ सकते हैं कि 9 वल्चर्स में से कुछ आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन क्रिटिकली इंडेंजर है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्रिटिकली इंडेंजर वल्चर्स हैं। तो वल्चर्स क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि हम जो ड्रग्स का यूज कर रहे हैं डाइक्लोफिनाक, जो हम गाय भैंस जो वेटनरी में ट्रीट कर रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए डाइक्लोफिनाक यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि जो वल्चर्स की किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे उनकी डेथ हो रही थी। और वल्चर्स का हमारे इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये नेचर के स्कैवेंजर्स होते हैं जो हमारे नेचर को क्लीन रखते हैं। यहाँ तक कि जो पक्षी मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं, उनको ही खाकर एक तरीके से जो सिस्टम में बैलेंस रखते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज वाइजर प्रोग्राम को लेकर है। यह प्रोग्राम किसका है? इंडिया और जर्मनी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका ये प्रोग्राम है। वाइजर का मतलब क्या है? वुमन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। तो इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि जितने हमारे वुमेन्स के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, ताकि उन्हें और उनके जो स्टेम में है, साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में और ज्यादा वुमेन्स को अट्रैक्ट किया जा सके, उनका साइंटिफिक कैपेसिटी बढ़ाया जा सके। और ये दोनों देशों में होगा। तो ये छोटी सी न्यूज है जिसको हम हमारे जीएस2 में या फिर सोसाइटी में हम इसको ऐसे एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। हमारी अगली न्यूज मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लेकर है। अभी हाल ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अदलाज में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इसमें होगा क्या कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, नए क्लासरूम बनाए जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, कंप्यूटर लैब्स होंगी। ठीक है, तो इसमें 50,000 न्यू क्लासरूम्स होंगे जिसमें स्मार्ट क्लासरूम होंगे, मतलब जो इंटरनेट इनेबल्ड होंगे, 5G इंटरनेट का यूज किया जाएगा। और एक टर्म हमें याद रखनी, गुणोत्सव। ये गुणोत्सव क्या है कि एक ऐसा फेस्टिवल होगा जो हमारे एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि स्कूलों में हम अधिकतर देखते हैं कि जो स्कूल की क्वालिटी है, जो टीचिंग क्वालिटीज है, वो इतनी अच्छी नहीं है। उससे क्या होता है, जो एसर की जो रिपोर्ट है उसमें पता चलता है कि जो 5वीं क्लास का बच्चा है वो दूसरी क्लास के जो टेक्स्ट को रीड नहीं कर पा रहा है, मैथ्स के प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहा है। तो हमें हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है। तो उसके लिए हम गुणोत्सव सेलिब्रेट करेंगे, ताकि एक अवेयरनेस फैला सके, ताकि हम एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। तो इसमें होगा क्या कि एप्टीट्यूड, स्किल और एबिलिटीज जो स्टूडेंट्स की हैं उनको इवेल्युएट करते रहेंगे टाइमली, ताकि उनमें जो गैप्स हैं, उनमें कुछ लेकनेस होगी, वो टाइमली आइडेंटिफाई करके उनमें प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा। तो ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। एक आपका एकेडमिक मेंटर होगा, एक आपका फॉलो अप मेंटर होगा। इसके अलावा एक पीवाईक्यू बेस्ड मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। और एक करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम है समाचार वाणी। और इसके अलावा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।